इस सेगमेंट में खास तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। माहिर हैं आप आलमी उमूर के और उनसे मुख्तलिफ जो मामलात हैं आलमी दुनिया से जुड़े उससे मुतालिक बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले यहाँ से बात का आगाज़ कर लेते हैं। जो बांग्लादेश की सूरत हाल है, यहाँ पर अभी बहुत अरसा नहीं हुआ इलेक्शन हुए, लेकिन इलेक्शन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उसके बाद जिस तरह से स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं, हालात ख़राब हुए हैं, 100 के करीब बताया जा रहा है कि लोग वहाँ पर जाँ बाक हो गए हैं, आग भी लगाई गई इमलाक को और नेट वगैरह सब चीज़ें बिल्कुल बंद है वहाँ पर। आपको क्या नज़र आ रहा है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इतना ज़्यादा यहाँ पर क्यों लोग बड़ी तादाद में इस तरह पुरतशद्दुद हंगामे और फिर उसके ऊपर यूज़ ऑफ फोर्स, क्यों ऐसा सूरत हाल बनी है? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है, इसमें समझने की ज़रूरत है कि शेख हसीना वाजद जो हैं वो बांग्लादेश को चलाना चाहती हैं 1971 और मॉडल के तहत कि जी उस वक़्त क्योंकि वो एक हिस्ट्री है और हिस्ट्री को याद रखें और उसको भूलें ना, तो वहाँ पे जो जॉब का कोटा सिस्टम है जो कि उन लोगों के लिए है जो वॉर वेटरन्स रहे हैं या जिन्होंने बड़ी सपोर्ट की बांग्लादेश बनने की, तो उनके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए जॉब कोटा सिस्टम में 33% कोटा सिर्फ उनके लिए था, जबकि सिर्फ 44% जो कोटा है वो मेरिट पे था। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि बड़ी तादाद में हैं, यूथ है सारी, वो यूनिवर्सिटियों में ये बात कर रही है कि हमें मौका दिया जाए। और शेख हसीना वाजद सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को जॉब्स देती हैं और जॉब्स का जो सिस्टम है वो इंतहाई एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है अपनी पार्टी के लोगों को। ये एक चीज़ है। दूसरा, आपको याद होगा जो पिछले इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के अंदर खालिदा जिया और बाकी किसी जमात ने कोई लंबा चौड़ा हिस्सा नहीं लिया था, तो वो वन साइडेड इलेक्शन था और शेख हसीना वाजद जीत गई। सो वो भी फ्रस्ट्रेशन मौजूद थी कि जिस तरह इलेक्शन हुए हैं, ऑपोजिशन पार्टीज का पार्टिसिपेट ना करना, सिस्टम का ऑलरेडी रिग होना, तो ये चीजें बताती थी कि लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन थी। और जी डॉक्टर साहब, जी पूछें। डॉक्टर साहब देखिए, आपने जो बातें की बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके साथ हुकूमत के साथ इसलिए है कि उनकी हुकूमत ने माजी में मुआशी तौर पे काफ़ी जो है सहूलत पैदा की है और मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन किया है। तो आप क्या समझते हैं कि अब एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी रहेगी या उसको भी पीछे हटना पड़ेगा? देखिए, ये पहली दफ़ा प्रोटेस्ट नहीं हुए शेख हसीना के टर्म के अंदर, ये इस तरह के बहुत सारे माजी में भी प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन वो सारे प्रोटेस्ट से वो गुजर गई हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट आप जिसे कह लें या ब्यूरोक्रेसी कह लें या बाकी लोग कह लें, वो तो शेख हसीना के साथ एक बड़े पैमाने पे हैं और बड़ी तादाद में मौजूद है। देखें ना, अगर 100 में से 33 सीटें ही आप उन लोगों को दे दें कि जी ये हमारी पार्टी के लोग हैं, फिर 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, 10% खवातीन का है, तो वो बेसिकली सिर्फ 44% जो सीटें हैं हुकूमत की जो जॉब्स हैं वो मेरिट पे जाती हैं, और वो भी कितनी को मेरिट पे जाती है किसी को पता नहीं है। सो उन्हें पूरे का पूरा सिस्टम ही अपनी पार्टी को पावर में रखने के लिए हमेशा रखा हुआ है। चलिए डॉक्टर साहब, ये जो अमेरिकन इलेक्शंस है इसके ऊपर भी थोड़ी बात करते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो बाइडेन शायद दस्तबरदार हो जाए आगे चलकर इलेक्शन से, और डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हैं, खास तौर पर जो उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटैक हुआ जिसमें वो खुशकिस्मती से बच गए, तो वो अब काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि वो एक ज़बरदस्त तरीके से विक्ट्री लेने जा रहे हैं। आपकी असेसमेंट क्या है? जो बाइडेन साहब अलग हो जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या जीत बहुत आसान हो गई? देखिए, इस वक्त जो पोल्स नज़र आ रहे हैं और जो प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं उसमें तो 60-70% चांसेस डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के हैं, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि जो बाइडेन है, जैसे आप बात कर रही हैं, बूढ़े हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे, भूल जाते हैं, उनको समझ नहीं लगती मैंने दाएं जाना है बाएं जाना है। इवन के जो डेमोक्रेट पार्टी है वो ये समझती है कि ये हमारे लिए लायबिलिटी बन रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है वो ऑलरेडी थी। लेकिन ये जो गोली लगना है डोनाल्ड ट्रंप को, जिसमें वो बच गए हैं, मैं समझता हूँ कि इसने बेसिकली अमेरिकी सियासत का पांसा पलट दिया है। और अब वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो क्या होगा। आपने देखा होगा यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई है। यूरोपियन लीडर्स ने ट्रंप के बारे में बात करना शुरू कर दी है, हक में बात करना शुरू कर दी है। कल यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया हुआ था। यूरोपियंस ने जो बाइडेन दस्तबरदार हो जाए, और कुछ खबरें ये भी हैं कि मिशेल ओबामा शायद उन्हें रिप्लेस करें,
ऐसी भी मैंने कहीं एक जगह पढ़ा है कुछ। तो कोई अगर कोई और भी हो इवन, तो अगर वो उन्हें रिप्लेस करते हैं तो आपके ख्याल से डेमोक्रेट्स के लिए कोई बन सकता है चांस कि वो वापस मैदान में मुकाबले में आ जाएं एटलीस्ट? देखिए, जो डेमोक्रेट्स, आई थिंक इट्स टू लेट फॉर देम। उनके पास एक तो वो जारी बात है हुकूमत में है, दूसरा आपको पता है हुकूमत में एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है कि आप हुकूमत में रह के अपनी पॉलिसीज को कितना लंबा डिफेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाइडन लोन माफ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको रिहा कर रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों को विन कर सके। लेकिन समहाउ जो चीज़ लगती है वो ये है कि जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो बाइडन है उनके पास अगर वो बेशक मिशेल ओबामा आ जाए या कोई भी आ जाए, दे आर नॉट इन अ पोजीशन कि वो अपना मुकदमा जो है वो रख सके। सो लगता यही है कि मिशेल ओबामा मेरा गेम हाथ से निकल गई है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा यहाँ आपसे ये सवाल है कि क्या आप ये समझते हैं कि मिशेल ओबामा हो या कामला हैरिस हो, अमेरिकी सोसाइटी कभी भी किसी खातून को, अगरचे वो नाम तो बहुत इंसानी हकूक का और बराबरी का लेते हैं, लेकिन क्या अमेरिकी सोसाइटी कभी भी किसी खातून को अपने मुल्क का सदर मुंतखब करवाएगी? ये भी तो एक एज होगा ना कि अगर खातून उम्मीदवार हो तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ट्रंप के लिए ये अच्छी खबर होगी। ये आपकी बात सही है, और आपको 2016 का जो हिलरी क्लिंटन वर्सेस ट्रंप जो इलेक्शन हुआ था वो हमने देख लिया कि वो तब भी वो खातून थी लेकिन वो हार गई। और अभी अगर एक ब्लैक खातून आती है, दोनों ही ऑलमोस्ट हैं, तो फिर भी लग यही रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलिस्ट टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने दो चीज़ें कही हैं। उसने कहा है कि मैंने जैसे ही पावर में आना है मैंने बॉर्डर बंद कर देने हैं और मैंने ड्रिलिंग करनी है कि क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा तेल है। वो सारी जो पॉलिसीज हैं वो चेंज कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एशिया में जंग होने वाली है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सपोर्टर समझने वाली शीला जैक्सन का इंतकाल हो गया, तो आप क्या समझते हैं कि इससे पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पे कोई असर पड़ेगा या क्या इसका असर होगा? कोई असर नहीं होगा जी, स्वाय इसके देखिए शीला जैक्सन की अपनी कितनी को वर्थ है कांग्रेस के अंदर, स्वाय इसके कि वो एक रुकन है और वो पाकिस्तान के लिए कभी कभी बोल लेती हैं। देखें, पाकिस्तान के पास जो सपोर्ट है वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि जो पाकिस्तान कॉकस है उसको अगर कोई एक कांग्रेस वुमेन चेयर कर रही है तो वो हमारे लिए बड़ी बात है। देखिए, अमेरिका के अंदर जो पोल्स ऑफ पावर है उसमें कांग्रेस एक है, फिर उसके बाद व्हाइट हाउस है, फिर उसके बाद आपकी सारी स्टेट डिपार्टमेंट है, डिफेंस है, मीडिया है, थिंक टैंक्स है। एक बड़े पैमाने पे हमें सपोर्ट चाहिए, जो सपोर्ट बड़ी देर से मिसिंग है। बहरहाल ऑब्वियसली शी वाज अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, टाइम कम है कि डॉक्टर साहब मैं जरूर थोड़ा फ़लस्तीन के इशू पे भी बात करना चाह रही हूँ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। आलमी अदालत इंसाफ का जो अभी एक फ़ैसला आया है वो तो कह रहे हैं कि ये एक गासिबाना कब्ज़ा है, और जिस तरह से उन्होंने पहले भी इस बात का फ़ैसला दिया था कि इसराइल को ये बस्तियां खाली करनी चाहिए और ये जो जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि आलमी अदालत इंसाफ का फ़ैसला भी अगर ना माना जाए, अमल दरामदी ना हो, तो ऐसे फ़ैसले का भी क्या फ़ायदा है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, इस वक्त पूरे का पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है वो कंप्रोमाइज़ हुआ है। इस वक्त यूरोपियन यूनियन के अंदर और दुनिया के अंदर, अभी स्पेन के वज़ीर आज़म ने थोड़े दिन पहले ये कहा है कि दुनिया हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं कर रही, क्योंकि हम यूक्रेन में एक इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं और गज़ा में एक और इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। सो विद इन यूरोप ये बातें की जा रही हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका का बड़ा स्ट्रॉन्ग असर व रसूख मौजूद है और इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो अपनी वर्डिक्ट्स के बावजूद किसी किस्म की चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते क्योंकि यूरोपियंस भी खामोश हैं। लेकिन एटलीस्ट जो हिस्ट्री है वो लिखी जा रही है, और जो दोगलापन है मगरबी निज़ाम के अंदर वो दुनिया को सोशल मीडिया और डिजिटल एज के अंदर वो सामने नजर आ रहा है कि जब उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं तो वो इंटरनेशनल लॉ को किस तरह इन्वोक कर लेते हैं, जब वो उनका इंटरेस्ट नहीं होता तो वो किस तरह इंटरनेशनल लॉ को अंडरमाइन कर देते हैं।